तो हेडिंग डालो भाई वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहला सवाल ये होता है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगी और कब रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी। तो रे ऑप्टिक्स वैलिड तब, वेव ऑप्टिक्स वैलिड तब होती है व्हेन साइजेस आर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ। साइज कितने छोटे हों, वेवलेंथ के आसपास के। और रे ऑप्टिक्स वैलिड तब होती है व्हेन साइजेस आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 0.1 मिलीमीटर रेडियस का एक मिरर है, उससे इमेज कितनी बड़ी बनेगी। मिरर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सफिशिएंट लाइट को कलेक्ट कर सके और एक ऐसी इमेज बने जिसे हम देख सकें। क्लियर हो गई बात। तो किस चीज का फर्क है, साइज का फर्क है। वेव ऑप्टिक्स में जब हम डिस्कस करेंगे, कोई स्लिट होगी तो हम कहेंगे स्लिट का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, वरना वेव ऑप्टिक्स नहीं लगेगी। तो पहला सवाल ये बनता है और ये कई बार कंपटीशन में आया है ऑब्जेक्टिव में। तो लिखें वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड when wave optics is valid when sizes are comparable with the wavelength. Sizes are comparable with the wavelength while ray optics is valid when sizes are much larger than the wavelength. Sizes are much larger than the wavelength. रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स को कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो पूरी ज्योमेट्री पे बेस्ड है। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका, इसमें भी 5 टॉपिक हैं छोटे छोटे। ह्यूगेंस प्रिंसिपल डालें हेडिंग। ह्यूगेंस प्रिंसिपल, ये पूरी तरह थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन तो बनते हैं इस पर। ह्यूगेंस प्रिंसिपल में पहला पॉइंट है वेव फ्रंट। लेकिन it is the locus of, it is the locus of all the points vibrating in the same phase, vibrating in the same PHASE phase, that is the phase difference
between any 2 points lying on the wave front is a 0। देख लिया भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस में हम कहते हैं वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। वेव फ्रंट वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट का फेज सेम है। वहां क्या सेम था? पोटेंशियल। यहां क्या सेम है? फेज। वहां हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्यू पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहां हम कहेंगे कि वेव की डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, या रे की डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। द डायरेक्शन ऑफ रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। आपको पता है नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है जी, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं, एक न्यूमेरिकल बनता है, बता देंगे अभी। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। इक्यू पोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होता है? तो वहां हम कहते थे डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल था, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल था, चार्ज शीट के लिए प्लेन था, ऐसे ही यहां भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें, द शेप ऑफ वेव फ्रंट, द शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स। नेचर ऑफ सोर्स लिखें एग्जाम्पल के तौर पर। नंबर 1 पॉइंट सोर्स, डैश लगाओ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब समझ में आ गया होगा, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। लिखते जाएं जल्दी जल्दी। नंबर 2 लाइन सोर्स, डैश सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखा। नंबर 3 प्लेन सोर्स और डिस्टेंट सोर्स। जैसे हम सन की बात करें तो सन वैसे तो पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स वो होता है जो हर डायरेक्शन में एक जैसी वेव निकालता है। तो सन है तो पॉइंट सोर्स, लेकिन वो हमसे इतना ज्यादा दूर है कि उससे जो रेज हमारे पास तक पहुंचती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? प्लेन सोर्स और डिस्टेंट सोर्स। डैश लगाओ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और लिख लो 1-2 कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। डैश लगाओ कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अगला
कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर डैश लगाओ, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। एक और लिख लो, प्लेन मिरर और प्लेन ग्लास शीट। डैश लगाओ, प्लेन वेव फ्रंट। जरा जल्दी से देखते जाओ इधर को। देखो इधर को, ये पॉइंट सोर्स है, ठीक। ये हमने बनाई है रे, ये हो गया सोर्स, और ये जो स्फीयर बने हुए हैं ये हो गए वेव फ्रंट। क्लियर? ये है लाइन सोर्स, ये हो गई रेज, और ये सिलेंडर हो गए वेव फ्रंट। देखो ये तो हो गए रे, ये हो गए वेव फ्रंट। क्लियर? समझ में आ गई बात? और देखो, ऐसा लग रहा है रेज किसी पॉइंट पे मिलने जा रही। अरे लग रहा है या लगाऊं अभी? देख के लग रहा? अच्छा ठीक। तो ये कन्वर्जिंग हुआ डाइवर्जिंग? जोर से बोल भाई। कन्वर्जिंग। हाँ, अब इसका वेव फ्रंट देखो, रे की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये जो सर्किल हमने बनाए हैं छोटे होते जा रहे हैं, ये कन्वर्जिंग हुआ। उल्टी तरफ से नहीं देखना है, किधर देखना है? रे की डायरेक्शन में। क्या लग रहा है इसमें? रेज फैल रही है। अब रे की डायरेक्शन में देखो, ये सर्कल बड़े होते जा रहे हैं, तो ये हुआ डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ये है जो सर्किल बनाए हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। लिख लो।
बन गया। अब रे और वेव फ्रंट पे छोटा सा जो न्यूमेरिकल बनता है वो बता देते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनता है वो बता देते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि डायरेक्शन ऑफ रे परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये ध्यान रखना, रे एक लाइन है और वेव फ्रंट एक सरफेस है। समझ में आ गई बात? वेव फ्रंट क्या है? एक सरफेस, और रे क्या है? एक लाइन। जैसे वो कह दे कि वेव फ्रंट अलोंग एक्स जेड प्लेन, तो बताओ रे किधर हो जाएगी? जल्दी बोलो। अलोंग वाई एक्सिस। भाई एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई एक्सिस। ऐसे वो कह दे रे अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेव फ्रंट हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद ही कभी कंपटीशन में आए, लेकिन पता तो होना चाहिए। अब इस पे आता है न्यूमेरिकली। अब हर डायरेक्शन एक्स वाई जेड थोड़ी होती, बीच की डायरेक्शन भी होती। तो जैसे वेव फ्रंट होता है, इक्वेशन दिया है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वस टू 0। फिलहाल तो कैसे लिखना है मैं बता दे रहा हूं। कहां से आया? तो जिन्होंने मैथमेटिक्स में प्लेन्स एंड स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा उसमें पढ़ाया जाता है। ये प्लेन का इक्वेशन है, तो रे इसके परपेंडिकुलर लिखनी है। तो रे हो गई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये ध्यान रखना, डी का इसमें कोई रोल नहीं है, डी कांस्टेंट है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक, इसी में अगर जैसे वो कह दे रे इज 3i माइनस 4j माइनस 2k, तो यहां से वेव फ्रंट हो गया 3x माइनस 4y माइनस 2z प्लस सम कांस्टेंट d इक्वल्स टू 0। d में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। d इज इमैटेरियल। आपको जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ x, y और z वाले टर्म देखने हैं। और ये भी थोड़ी अकल लगा लेना, ऐसा ना हो निगेटिव साइन कॉमन ले ले और तुम कह दो जी आंसर मैच नहीं कर रहा। इसी को हम लिख सकते हैं -3x प्लस 4y प्लस 2z। ठीक है, फिर कई चले आते हैं कहते हुए बोले जी यू ही पढ़ाया था, तो यू में ये भी बताया था ये 0 के इधर भी ले जाया जा सके। इसी में एक चीज और बन जाती है, वो हालांकि वेक्टर की है, जो रे है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही, वाई से कितना बना रही, जेड से कितना बना रही। तो इसके लिए पढ़ाया जाता है कॉस अल्फा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस गामा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इनके नाम भी आपको बताए गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक, कभी कभी उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन में बन जाता है क्वेश्चन। जैसे वो कहेगा
रे इज इक्वली इनक्लाइंड, क्या कहेगा भाई, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब वो हुआ ऐसे ऐसे करके कुछ बात चल रही है, मतलब बात बताओ भाई। और 90 डिग्री कैसे हो गया इक्वली इंक्लाइंड करा मैं, रेज इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हुआ जितना एक्स एक्सिस एंगल बना रही उतना ही वाई से और उतना ही जेड से, यानी अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा, तो कॉस अल्फा इक्वस टू कॉस बीटा इक्वस टू कॉस गामा, तो ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी। कुछ समझ में आया? हाँ, तो ये रे को लिख देंगे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ठीक, आगे समझ में बात। तो इससे बड़ा कोई न्यूमेरिकल इस पे बनता नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, लिख लें, इसके बाद थ्योरेटिकल शुरू करते हैं। बेटे से नाक के ऊपर कर, नाक के ऊपर कर, नाक के ऊपर, नाक के ऊपर, ना इसे ऊपर खिसका खिसका खिसका, हाँ। दिख गया? अब डालें हेडिंग ह्यूगेंस प्रिंसिपल, जो टॉपिक है तुम्हारा, तो उसमें ह्यूगेंस प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, ह्यूगेंस प्रिंसिपल ह्यूगेंस प्रिंसिपल is a geometrical construction which can be used to determine position, shape and size of a secondary wave front at a given instant of time.
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देखें जरा इधर को, ह्यूगन ने समझाया था लाइट कैसे आगे बढ़ती है। तो उसने कहा एक सोर्स होता है, मेन सोर्स, ये अपने सराउंडिंग के मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है। एक सोर्स होता है जो अपने सराउंडिंग मीडियम पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सराउंडिंग के जो मीडियम पार्टिकल है ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसे सोर्स बिहेव कर रहा था। इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। ये तो मेन सोर्स हो गया, ये हो गए सेकेंडरी सोर्स। और हर सेकेंडरी सोर्स जितने रीजन को डिस्टर्ब करेगा उसे कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करती हुई अगर एक सरफेस ड्रॉ करें तो उसे कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से देखो जरा इधर को, ये जो वेव फ्रंट है इन्हें ज्वाइन करता हुआ ये तो कहलाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट। जो इनिशियली गिवन है वो प्राइमरी है, उसके अलावा सारे क्या हैं, सेकेंडरी हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स को बाहर से टच करती हुई एक सरफेस ड्रॉ करी गई, ये कहलाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक, ये कहलाएगा सेकेंडरी सोर्स। और ये जो पूरा छोटे छोटे जो स्फीयर बने हैं इन्हें कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट, ठीक। तो क्या कहा था उसने, ह्यूगन ने, कि गिवन वेव फ्रंट का हर पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अगर सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करती हुई एक सरफेस ड्रॉ की जाए तो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। तो लिखा पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट on a given wave front every point on a given wave front acts as fresh source of disturbance, fresh source of disturbance, and it spreads out disturbance similar to the main source, similar to the
मेन सोर्स। नंबर 2, an envelope drawn in the forward direction touching secondary wavelets gives us the secondary wave front। बनाओ इसे। बन गया। फिलहाल हिस्ट्री के हिसाब से आपको पता है कि ह्यूगन प्रिंसिपल तो फेल हो गया था। लाइट के बारे में जितनी भी थ्योरीज थी उसमें लास्ट थ्योरी आइंस्टीन की है, जिसमें इसने कहा था लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो ह्यूगन का प्रिंसिपल तो फेल हो गया था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चीज़ फेल हो चुकी वो अब तक क्यों पढ़ाई जा रही, यानी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन नोट करके, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूगन्स प्रिंसिपल। तो इंपॉर्टेंस ह्यूगन प्रिंसिपल का क्या है वो स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया हमने। पढ़ो जरा, क्या लिखवाया था। ह्यूगन्स प्रिंसिपल इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ वेव फ्रंट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यही इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम वेव फ्रंट की पोजीशन, शेप और साइज को डिटरमिन कर सकते हैं। लिख लो फटाक से जल्दी से, जो 3 लाइनें बिल्कुल स्टार्टिंग की हैं। पॉइंट नंबर 2, एक सवाल ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स का बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस कॉस थीटा। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब थीटा हो गया 180 डिग्री, 1 प्लस कॉस 180 हो गया 0। ठीक, तो सेकेंडरी वेवलेट्स का
बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। हालांकि समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया, तुम्हें कुछ ना पता कंट्रीब्यूशन क्या हो। अब जरा देसी भाषा पुतर आओ तो समझ में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आगे जा रही, पीछे भी जा रही। अब क्या बोल के ही दिखाऊं? पीछे आवाज थोड़ी बहुत जाती नहीं जाती? तो साउंड का कंट्रीब्यूशन बैकवर्ड डायरेक्शन में कम है, लेकिन है। लाइट के साथ ऐसा नहीं है, लाइट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड में नहीं जाती। अरे टॉर्च जला के देख लिया भाई, तो असली मतलब ये हुआ कंट्रीब्यूशन का। बाकी रटे चले जाओ, फिजिक्स ना समझ में आती। तो समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, there is no contribution of secondary wavelets in the backward direction. The contribution is only in the forward direction. The contribution is only in the forward direction. ये लिख लो। क्या वेव ऑप्टिक्स के पहले 2 लेक्चर तो पूरी तरह थ्योरेटिकल है, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल है। अब आता है कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। और ह्यूगेन्स प्रिंसिपल की सिर्फ 2 चीजें यूज करी जाएंगी। एक तो रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, और दूसरा एक ही वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन में बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, बाकी एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की एक खास बात होती है कि कोई भी रे उस पर इंसिडेंट कराई जाए उसे बेस की तरफ मोड़ देती है। यहां तक समझ में आ गई? कोई भी रे प्रिज्म से जब पास होती है तो किधर को मुड़ती है? नीचे की तरफ, बेस की तरफ। इसे समझाने का एक तरीका तो वो है रे ऑप्टिक्स वाला, एक आई है, R1 है, R1 है, E है, पहले भी नीचे को मुड़ी फिर नीचे को मुड़ी। इसे हमें वेव के बेसिस पे समझाना है कि क्यों मुड़ गई। इसके लिए हमने एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया। एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया, ए बी। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन। इसकी हमने 2 रेज कंसीडर कर ली। देखो ये तो है वेव फ्रंट और ये रे, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। प्रिज्म का नाम रख दिया P B B डैश। 2 रे कंसीडर कर ली, C A D B। क्लियर? आप देख सकते हैं कि प्रिज्म को क्रॉस करने में
टॉप रे ग्लास के अंदर निग्लेजेबल डिस्टेंस चल रही है, जबकि बॉटम रे सारी की सारी डिस्टेंस ग्लास के अंदर ही चल रही है। यहां तक कोई दिक्कत भाई? हमने क्या कंसीडर करा? एक प्लेन वेव फ्रंट, क्या नाम है उस प्लेन वेव फ्रंट का? ए बी। दो रेज कंसीडर करी, कौन कौन सी? सी ए एंड डी बी। प्रिज्म को क्रॉस करने में टॉप रे ट्रेवल्स negligible distance in glass while bottom ray travels almost all of its distance in glass. अब इतना हमें पता है कि लाइट की स्पीड ग्लास में कम होती है, हवा में ज्यादा होती है। तो जो नीचे वाली रे है वो पीछे रह जाएगी और ऊपर वाली रे आगे निकल जाएगी। समझ गए बात? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों रेज नीचे की तरफ डेविएट करें। कैसे? जरा देखें, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। क्योंकि अब हमें वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट के लिए क्या करना है? एक सरफेस खींचनी जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। वेव फ्रंट कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश। अब जरा नापो, ऊपर वाली रे ने चला ए पी प्लस पी ए डैश, नीचे वाले ने चला बी बी डैश। बताओ किसने ज्यादा चला? दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, नापना नहीं पड़ रहा। कौन सी रे ने ज्यादा चला? ऊपर वाली रे ने, नीचे वाली रे ने? जोर से बोलो। अरे ऊपर वाली रे या नीचे वाली? दिख रहा? नीचे वाले ने इतना चला, ऊपर वाले ने दिस प्लस दिस। तो एक चीज कोई भी ध्यान रखना है, अगर टॉप रे एडवांस होगी तो वो नीचे को मुड़ेगी, बॉटम रे एडवांस होगी तो वो ऊपर को मुड़ेगी। तो एक वेव फ्रंट यहां था, एक वेव फ्रंट यहां बनाना है, और साथ ही साथ क्या चीज और जरूरी है कि टॉप रे ज्यादा चले बॉटम रे से। ये तभी हो सकता है व्हेन बोथ द रेज डेविएट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन या टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक, एक लिखवा देता हूं मैं, लिखो। कंसीडरिंग a plane wave front, considering a plane wave front AB plane wave front AB striking a prism, क्या नाम है प्रिज्म का? पी बी बी डैश। कंसीडरिंग टू रेज CA and DB, CA and DB, while crossing the prism, top ray travels almost all of its distance in air
and bottom ray travels all of its distance in glass. The speed of light is greater in air than in glass. Therefore, after crossing the prism, top ray will be advanced to the bottom ray, which is possible if after crossing the prism both the rays deviate towards the base of the prism. देख लिया? इधर देखें, ए बी को कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश को कहेंगे इमरजेंट वेव फ्रंट. लिख लो ऐसा.